देखिए वेल्डिंग में क्या होता है कि हम दो पार्ट को जोड़ते हैं, ठीक ना। और उन दो पार्ट्स को कैसे हम जोड़ सकते हैं, उसके कई सारे मेथड हैं। या कि सपोज करें अपना बेस मेटल है और इसको हमको जोड़ना है इस दूसरे मेटल से, सेम मेटल है और इनको हमको जोड़ना है। तो या कि हम फिलर मटेरियल यहाँ पर लगा दें, फिलर मटेरियल लगा दें, या कि फिर हम इसको इसी पार्ट को मेल्ट करके इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दें। तो इन तरीके से हम वेल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए उसको हमने कैटेगरी में बांट रखा है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो देखिए अगर आपको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग करनी है तो किसी भी तरीके का फिलर मटेरियल हम नहीं लगाते, ऑटोजेनस रहता है, कोई एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल बाहर से ला करके नहीं लगाते। इसके टाइप्स है एक्सप्लोजिव, अल्ट्रासोनिक, फ्रिक्शन, फोर्ज और डिफ्यूजन। इसी तरीके से लिक्विड स्टेट में कई सारे इसके आगे कैटेगराइज हमने किया हुआ है, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और केमिकल रिएक्शन। तो आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स कोड है और सबमर्ज्ड आर्क है, सील्डेड गैस मेटल वेल्डिंग है। यहाँ पर हो जाएगा TIG, MIG और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इसी तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी बहुत सारे पार्ट हैं इसके, जैसे कि सीम वेल्डिंग हो गया और इसी तरीके से वेल्डिंग है रेजिस्टेंस का। फिर केमिकल रिएक्शन में गैस वेल्डिंग हम लोग करते हैं और थर्मिट रिएक्शन वेल्डिंग जिसमें कि हम रेल वगैरह को जोड़ते हैं। सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग ये हेट्रोजेनस रहता है, इसमें हम ब्रेजिंग अलग से एलॉय ला करके और उसको मेल्ट करके और बेस मेटल में जोड़ते हैं, जैसे कि ब्रेजिंग हो गया और सोल्डरिंग। तो इन सबको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ब्रेजिंग में क्या रहता है, PV और Cu और SN, इसको हम कॉपर और जिंक को हम यूज करते हैं यहाँ पर फिलर मटेरियल ब्रेजिंग में, और सोल्डरिंग में PVSN, लीड और टिन को। तो लीड और टिन को यूज करते हैं। इनका टेम्परेचर भी बहुत पूछा जाता है, जैसे कि इसका टेम्परेचर रहता है अराउंड 120 से 230 और इसका टेम्परेचर रहता है अराउंड 350 के आसपास, 350 to 450, जो कि दोनों का टेम्परेचर है। बेस मेटल से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। तो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी ध्यान रखिए कि सब में हम वर्क पीस एट पॉजिटिव, तो वर्क पीस एट पॉजिटिव मतलब वर्क पीस को हम हमेशा एनोड पे रखते हैं और जो अपना इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा निगेटिव रहता है। ये हर वेल्डिंग में रहेगा किसी भी केस में। तो इसी को हम स्टेट पोलैरिटी भी बोलते हैं। तो स्टेट पोलैरिटी इसी को बोलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव हमने रखा है, जैसे सपोज करिए हमने इलेक्ट्रोड को निगेटिव रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इम्पिंज करेगा इसमें, तो स्ट्राइक करेगा तो 2/3 एनर्जी यहाँ जनरेट होगी और 1/3 एनर्जी यहाँ जनरेट होगी। तो ये होता है स्टेट पोलैरिटी में। जब 2/3 एनर्जी बेस में जनरेट होगी तो यहाँ जो मेटल पूल बनेगा, तो जो नीचे पूल बनेगा, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है तो ज़्यादा यहाँ पर गर्म करके यहाँ पर पिघला देगा, मेल्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो पूल बनता है वो ज़्यादा बड़ा बनता है और वेल्ड डिपोजिशन रेट यहाँ पर कम होता है, डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। वेल्ड डिपोजिशन रेट क्या है? वेल्ड डिपोजिशन रेट ये बताता है कि कितना जो इलेक्ट्रोड में जो मेटल हम मेल्ट करना चाह रहे थे, तो कितना जो हमने एक्सटर्नल मेटल रखा था कि जो इलेक्ट्रोड था वो कितना मेल्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी जब ज़्यादा यहाँ पर जनरेट हो रही है तो मेल्ट कम होगा, इसी वजह से वेल्ड डिपोजिशन रेट यहाँ पर कम बता रहा है। लेकिन सेम टू सेम अगर हम रिवर्स पोलैरिटी के केस में जाते हैं तो रिवर्स पोलैरिटी में हमने इसको उल्टा कर दिया है, तो निगेटिव हो गया है इस समय पर वर्क पीस, तो मैक्सिमम हीट जनरेट होगी 2/3 इलेक्ट्रोड में। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोड में अगर 2/3 एनर्जी जनरेट होगी तो पूरा मेल्ट होगा, मैक्सिमम मेल्ट होगा, तो वेल्ड डिपोजिशन रेट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो मेल्ट हो रहा है मेटल वो ज़्यादा है और जो बेस में एनर्जी पड़ रही है वो 1/3 ही है। तो इस तरीके से जो बेस का जो पूल बनेगा, डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन बनेगा, वो कम बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आर्क ब्लो देखिए क्या होता है कि हमने पूल यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर मेटल पूल है, तो जो आपकी इलेक्ट्रोड से निकल के डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो आर्क रहेगा अपना आर्क सीधा न जाकर के डिफ्लेक्ट होगा और डिफ्लेक्ट होने के कारण मेटल का जो पूल रहेगा, मोल्टेन मेटल का जो पूल रहेगा वहाँ पर आर्क पड़ेगी और इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर स्प्लैश हो जाएंगे, मतलब छिटकी टाइप का पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं विल्ड स्पैटर। तो विल्ड स्पैटर क्यों होता है? आर्क ब्लो कारण होता है। आर्क ब्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक आर्क। और डिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि विल्ड स्पैटर होता है आर्क ब्लो की वजह से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण आर्क डिफ्लेक्ट होती है। और इसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए फ्लक्स की कोटिंग कर सकते हैं, या कि आर्क लेंथ हम रिड्यूस कर सकते हैं, करंट इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं,
और आर्क ब्लॉक कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग मेटल ब्लॉक प्रोवाइड करके भी हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट करंट, और देखिए इसके लिए एक आप वर्ड ध्यान रखिए, ट्रिक ध्यान रखिए, मैड मतलब ए मतलब करंट, तो कांस्टेंट करंट रहेगा, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, और इसको हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे। तो पूछता है कई बार कि कांस्टेंट करंट में क्या होता है, तो कांस्टेंट करंट में ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक रहती है और मैनुअली उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा, तो ये जो वोल्टेज का वेरिएशन रहेगा आर्क लेंथ के साथ लीनियरली वेरी करेगा, तो ये कांस्टेंट करंट के केस में रहता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि ये सब ध्यान रखिए आप, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखिए इससे न्यूमेरिकल वगैरह बनता है, तो एक फार्मूला ध्यान रखिए, V इज टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इंटू आई। केवल इस फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखिए मैक्सिमम पावर कंडीशन की जब पूछता है तो मैक्सिमम पावर में जो V रहेगा ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन 2 हो जाएगा, और आई कांस्टेंट करंट जो रहेगा तो कांस्टेंट करंट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट बाई 2। तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इतना चीज ध्यान में रखिए। उसके बाद ड्यूटी साइकिल क्या बोलता है कि कितने टाइम तक आर्क काम कर रहा था अपॉन टोटल कितना टाइम लिया। सपोज करिए आप किसी की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपने टोटल 10 मिनट आपको लगे, लेकिन उस 10 मिनट में जो आर्क में वेल्डिंग हो रही थी वो 8 ही मिनट हो रही थी, और 2 मिनट आपने आइडियल टाइम ले लिया, तो इसका ड्यूटी साइकिल होगा 8/10, मतलब जितना आर्क ऑन टाइम था अपॉन टोटल टाइम। फिर I²D इज इक्वल्स टू I²D, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, I1² इज इक्वल्स टू I2² D2। तो ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं सील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग। तो सील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग में हमने पहले ही बात की कि TIG होता है, MIG होता है, और TIG हमने देखा, MIG और प्लाज्मा आर्क, इस तरीके से हमने 3 देखा था। तो TIG वेल्डिंग में चलते हैं। देखिए TIG को बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। यहाँ पर सबसे जरूरी जो बात है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, क्योंकि टंगस्टन पिघलेगा नहीं जल्दी, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी क्या होता है, हमने बताया कि जो रेगुलर यूज होता है हमेशा, वो स्टेट पोलैरिटी उसको बोलते हैं, मतलब वर्क पीस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और इलेक्ट्रोड निगेटिव रहेगा। तो ये हम सभी वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं TIG में, एक्सेप्ट अल्मोनियम और मैग्नीशियम। तो अल्मोनियम मैग्नीशियम के लिए क्या यूज करेंगे, तो अल्मोनियम मैग्नीशियम के लिए हम AC यूज करेंगे। तो AC में क्या होता है, जैसे हमने एनर्जी की बात की कि 1/3 यहाँ जनरेट होगा, 2/3 यहाँ होगा, तो AC में क्या होता है, अल्टरनेट होता है, एक बार 2/3 यहाँ होगा तो एक बार 2/3 एनर्जी यहाँ जनरेट होगी। तो इस वजह से हम लोग अल्मोनियम के लिए AC यूज करते हैं, AC सोर्स। रिवर्स पोलैरिटी कैथोड क्लीनिंग को बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि सपोज करिए कैथोड क्लीनिंग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब 2/3 एनर्जी जनरेट होगी, रिवर्स करेगा इलेक्ट्रोड, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव जब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम एनर्जी आपकी यहाँ से यहाँ होगा, तो जो यहाँ पर मतलब जो स्लैग वगैरह जम गया था तो वो आर्क के साथ बाहर आ जाएगा, मतलब क्लीन होगा एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं कैथोडिक क्लीनिंग, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड के आसपास इनर्ट गैस को यूज करते हैं। इनर्ट गैस कौन कौन सी हम यहाँ पर लेते हैं, आर्गन और हीलियम इनर्ट गैस यूज करते हैं। फिर जिर्कोनियम और थोरियम, यहाँ पर हम एलॉइंग एलिमेंट भी यूज करते हैं। तो एलॉयड विथ एन टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू इंक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इसी वजह से इसको हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। फिर मेटल इनर्ट गैस में चलते हैं। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को ही GMAW बोलते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ध्यान रखिए ये आता है एग्जाम में, GMAW क्या है, तो MIG वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का ही एक टाइप है, इसी को बोलते हैं। फिर इसमें क्या रहता है, सबसे पहले 2 चीजें ध्यान रखिए कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको हम हाई थिकनेस के लिए यूज कर सकते हैं, और यूज्ड टू वेल्ड अल्मोनियम मैग्नीशियम के लिए यूज कर सकते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर हीलियम आर्गन वगैरह देते हैं, CO2 वायर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है। तो सारी चीजें वही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉपलेट और स्प्रे। देखिए जो मोल्टन मेटल बेस मेटल में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो ड्रॉपलेट ट्रांसफॉर्म, एक स्प्रे। जब हाई करंट हम रखेंगे तो स्प्रे फॉर्म में ट्रांसफर होगा, जो कि
ग्रेविटी प्लस मैग्नेटिक फोर्स पिंच इफेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है, और अगर ड्रॉपलेट फॉर्म में जा रहा है तो लो करंट पर ड्रॉपलेट बनेगा और केवल ग्रेविटी का इसमें इफेक्ट रहता है। तो ध्यान रखिए कि स्प्रे ट्रांसफर हाई करंट, ड्रॉपलेट ट्रांसफर लो करंट, इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए। उसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हम लोग जनरेट होता है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्लाज्मा आर्क में ही जनरेट होगा या कि फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अराउंड टेम्परेचर रहता है 7000 डिग्री सेल्सियस, और प्लाज्मा आर्क में भी टेम्परेचर रहेगा अराउंड 12,000 टू 20,000। तो 12,000 टू 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ भी रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, सिरेमिक नोजल रहता है, और हाई डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन और हीट इफेक्टेड जोन इज हाई। तो हीट इफेक्टेड जोन हाई ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें हीट इफेक्टेड जोन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्लैग में, इलेक्ट्रोस्लैग और सबमर्ज्ड आर्क। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रोस्लैग में हाई हीट इफेक्टेड जोन, मतलब हीट इफेक्टेड जोन जो रहेगा आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ टाइटेनियम, निकल, कोबाल्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें इतना ही ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा टरबाइन ब्लेड वगैरह के लिए, जेट इंजन के लिए। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट हुआ स्टेनलेस स्टील। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेनलेस स्टील है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसकी वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील के लिए प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है पहले भी। फिर आता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो देखिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमने पहले ही बात की, इसको और बोलते हैं पूल ऑफ फ्लक्स, पूल ऑफ फ्लक्स बोला जाएगा, और पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। तो पूल ऑफ मोल्टेन मेटल क्या होगा, पूल ऑफ मोल्टेन मेटल क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्लैग, पूल ऑफ मोल्टेन मेटल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्लैग, और पूल ऑफ फ्लक्स हो जाएगा सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमेशा ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम वेल्डिंग करते हैं, और इलेक्ट्रोस्लैग किस में वेल्डिंग होगा, वर्टिकल पोजीशन में। तो इलेक्ट्रोस्लैग के लिए हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रहता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रखिए। डायरेक्ट करंट, रिवर्स पोलैरिटी वगैरह यूज़ होता है इलेक्ट्रो स्लैग में। और प्रेस फ्रेम, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो प्रेस फ्रेम है, और हैवी प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन, हैवी प्लेट फैब्रिकेशन, और तो प्रेस के लिए मेन रहता है। तो इतना चीज़ें आप इलेक्ट्रोस्लैग से ध्यान रखिए। यहाँ पर देख लेते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या है, थिकनेस 15 से 50 mm और करंट 200 से 2000 एम्पियर, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। वेल्डिंग 5 मीटर पर मिनट स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मीटर पर मिनट की स्पीड रहेगा, एग्जाम में पूछ भी चुका है पहले भी। और ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हाई थिकनेस विथ हाई वेलोसिटी के साथ हम वेल्डिंग कर पाते हैं सबमर्ज्ड में। शिप के लिए अगर अंडर वाटर शिप में वेल्डिंग करनी है तो भी हम इसी को यूज़ करेंगे। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, और सॉलिड ग्लैनुलर फ्लक्स इज सप्लाइड, और इसमें हम जो फ्लक्स का यूज़ करेंगे वो रहेगा CaO, या कि फिर और हम दूसरा एक फ्लक्स भी यूज़ कर सकते हैं CaF2। तो CaO या कि CaF2 यहाँ पर हम फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ध्यान रखने वाली 2-3 चीज़ें हैं। पूल ऑफ फ्लक्स है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, वेल्डिंग स्पीड 5 मीटर पर मिनट है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सॉलिड ग्लैनुलर फ्लक्स। ग्लैनुलर फ्लक्स आ जाएगा इस तरीके से, तो उसमें सबमर्ज्ड ही मारना है, ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और शिप बिल्डिंग है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, फैब्रिकेशन ऑफ द प्रेशर वेसल, और प्रेस फ्रेम के लिए इलेक्ट्रोस्लैग, ये हमने यहाँ बता दिया था। फिर इफिशियंसी, तो देखिए इफिशियंसी में कुछ नहीं करना रहता, हमेशा ध्यान रखिए कि आप हीट जनरेट कैसे हो रहा है। तो हीट जनरेट 2 ही तरीके से होगा, या कि VI से या कि I²RT से। तो I²RT ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होगा, और VI इन सब में होता है। तो ये हम मैक्सिमम हीट दे रहे हैं, है ना, तो हमेशा VI नीचे होगा, और या कि I²RT नीचे होगा, है ना, इफिशियंसी में। और ऊपर जो अपना वैल्यू दिया हुआ है पर मीटर क्यूब में जितना हीट ले रहा है, तो ऊपर उसको रख देना है, तो इफिशियंसी अपनी आ जाएगी हमेशा। देखिए जैसे इतना तो हीट जनरेट हो रहा है, अब हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, अगर उसको निकालना है तो भी इसमें ईटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे ही रहेगा। कहने का मतलब जो अपना सोर्स है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है, क्योंकि वही मैक्सिमम है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। फिर गैस वेल्डिंग में चलते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 मोल ऑफ एसिटिलीन के लिए 2.5, ये वॉल्यूम नहीं होगा यहाँ पर, kg होगा,
है ना, ये वॉल्यूम गलत लिखा हुआ है, केजी होगा, केजी के हिसाब से चलता है। तो 1 kg ऑफ C2H2 के लिए 2.5 kg ऑफ O2 होगा। ये आ भी चुका है पहले भी, और जिसमें कि 1 volume of O2 is taken from the cylinder and 1.5 volume O2 is taken from the atmosphere। और ध्यान रखिए कि जब 1.5 वॉल्यूम लेगा एटमॉस्फेयर से, इसी वजह से जो फ्लेम रहता है, फ्लेम लंबा हो जाता है। फ्लेम लंबा इसी वजह से हो जाता है क्योंकि एयर से ऑक्सीजन के लिए इसको फ्लेम को लंबा होना पड़ता है। खैर ये इतना कुछ है नहीं इसमें। O2 सिलेंडर ब्लैक कलर में रहता है, तो O2 को ब्लैक कलर से हम पेंट करते हैं और C2H2 को मारून कलर से, MAROON मारून कलर से पेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आ भी चुका है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर ध्यान रखिए, यहाँ पर टेम्परेचर गलत दिया हुआ है। न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर हो गया अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल फ्लेम का होगा। ऑक्सीडाइजिंग का 3200, हाँ सही लिखा हुआ है, 3200 से 3300। कार्बोराइजिंग का 2800, तो 2800 से 2900 कार्बोराइजिंग का, 2900 से 3000 मिली, यहाँ पर 3000 होगा, ध्यान रखिए न्यूट्रल फ्लेम में, और ऑक्सीडाइजिंग में 3200। फिर इनका एग्जांपल देख लीजिए, इनका जो रेशियो है न्यूट्रल फ्लेम में 1:1, हमेशा ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इसका एग्जांपल है न्यूट्रल फ्लेम। कास्ट आयरन को हम वेल्डिंग करते हैं न्यूट्रल फ्लेम में। और एक और इसका इंपॉर्टेंट याद रखिए कि लो कार्बन स्टील या कि मीडियम कार्बन स्टील, ये कहीं नहीं पूछता, मेन कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन ध्यान रखिए, कास्ट आयरन होगा इसमें। फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ध्यान रखिए कि कॉपर जिंक ब्रास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो C2H2 होगा हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो आपको O2 ज्यादा रखना पड़ेगा, कार्बोडाइजिंग है तो O2 कम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमेशा डिनोमिनेटर में C2H2 रहेगा। और टेम्परेचर की बात हुई, कार्बोडाइजिंग फ्लेम का जो एग्जाम्पल है वो है निकल एलॉय हाई कार्बन स्टील, मतलब हार्ड मेटल के लिए मेनली हम लोग यूज करेंगे कार्बोडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग का CuZn ब्रास याद रखिए। थर्मिट वेल्डिंग में अल्मोनियम और Fe3O4 का रेशियो पूछता है। 1:3 हो जाएगा, अल्मोनियम में 1 रहेगा, अल्मोनियम का 1 और Fe3O4 का रेशियो 3। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, बाई मास लेते हैं इसको, ध्यान रखिए। यूज्ड फॉर द रिपेयर ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे रेल्स को हम रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ द हाई थिकनेस प्लेट्स, तो इतना सफिशियंट है, यही मेन पूछता है इसमें। और एक चीज और इसमें ध्यान रखिए कि अल्मोनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, अल्मोनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में हाइड्रोजन इज एक्ट एज हीटिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। यूज ऑफ जॉइनिंग टूल स्टील डाई स्टील, ये इंपॉर्टेंट है, टूल स्टील डाई स्टील, रिपेयर वर्क इन द कटिंग टूल डाई, इसके लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। टू नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, और हाइड्रोजन इट एक्ट एज हीटिंग एजेंट। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर कंडक्टिंग इन नेचर, जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो कंडक्टिंग इन नेचर होना चाहिए। मेनली कॉपर यूज करते हैं। क्यों कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक ना, इसके नीचे हमने कॉपर रखा रहता है, तो उसका जब कंडक्टिविटी के ज़्यादा रहेगा तो यहाँ जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ये गर्म होता है और ये पूरी हीट अपनी ट्रांसफर करता है यहाँ, और के की कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये पूरा हीट बेस मेटल में ट्रांसफर कर देता है, बेस मेटल में ट्रांसफर कर देगा, इसी वजह से हम इसको रखते हैं। कहने का मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हीट अच्छे से ट्रांसफर कर देता है, इसी वजह से हम कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। और तो कॉपर इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करेंगे स्पॉट वेल्डिंग में ध्यान रखें कि जो थिकनेस रहेगा 1 से 2 mm, और करंट सबसे ज़्यादा हमने पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा जनरेट होगा इसमें करंट, तो 10,000 के राउंड करंट जनरेट होगा, और हीट भी, टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा यहीं जनरेट होगा, टेम्परेचर यहीं जनरेट होगा। और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इन दोनों में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देख लीजिए करंट अराउंड 10,000 टू यहाँ 100,000 होना चाहिए, शायद गलत लिखा हुआ है, 100,000 एम्पियर, और टाइम 0.01 से 0.5 सेकंड। और एफिशिएंसी वगैरह के बारे में हमने बात कर ही ली है, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी I² RT उसको नीचे रखना है, और मेल्टिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, और जितना हीट उसमें ले रहा है उसको रख देना है। तो हीट रेट ऐसे निकलेगा, MCP ΔT से यहाँ न्यूमरेटर में रखिए और I² RT को डिनोमिनेटर में रखिए।
यूज्ड फॉर द लैप जॉइंट ऑफ द शीट इन ऑटो मोबाइल बॉडीज एंड रेफ्रिजरेटर बॉडीज। फिर सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग में हम रोलर यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ पर रोलर को हम चलाते जाते हैं और वेल्डिंग यहाँ पर होता जाएगा। लीक प्रूफ जॉइंट होता है ये, ध्यान रखिए कि लीक प्रूफ जॉइंट बहुत आता है। लीक प्रूफ जॉइंट होगा सीम वेल्डिंग में, रोलर यूज़ करेंगे, व्हील एस इलेक्ट्रोड यूज़ होगा और हाई स्पीड से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक, गैसोलीन पाइप, तो इनमें यूज़ हम करते हैं सीम वेल्डिंग को। फिर आता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या रहता है कि जो खिड़की वगैरह है उसको हम वेल्डिंग के लिए रखते हैं, जैसे इस तरीके से हमने रखा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग आर मेड बाय द एम्बॉसिंग टेक्निक। तो एम्बॉसिंग टेक्निक से हम उसको वेल्ड करते हैं और यूज्ड फॉर द मास प्रोडक्शन फैब्रिकेशन ऑफ द वायर मेस के लिए यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को। फिर फ्लैश बट वेल्ड, देखिए यहाँ पर थिकनेस अराउंड 25 mm, ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। फ्लैश बट वेल्डिंग से कितनी थिकनेस कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 25 mm थिकनेस तक हम वेल्ड कर सकते हैं। टेम्परेचर कितना जनरेट होगा, और इसी वजह से देख लीजिए करंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिया जा रहा है 80,000। वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल कॉपर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और यूज्ड फॉर द फेरस मटेरियल लाइक द लीड, टिन और जिंक। फिर फ्लैश वेल्डिंग में क्या रहता है, वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल कॉपर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क और यूज्ड फॉर द नॉन फेरस ब्रास रॉड वायर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की हमने पहले ही बात कर चुके हैं। करंट अराउंड 1000 और थिकनेस 50 to 200। ध्यान रखिए कि ज़्यादा थिकनेस की अगर आपको वेल्ड करना है, थिकनेस ज़्यादा रखनी है, तो उसके लिए या कि आप सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज़ करिए, या कि इलेक्ट्रोस्लैग का यूज़ करिए, या कि फिर आप 25 mm थिकनेस के आसपास वेल्ड करना है तो फ्लैश बट वेल्ड का यूज़ करिए। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अल्ट्रासोनिक आपसे पूछा है तो अल्ट्रासोनिक का थिकनेस होता है 3 mm। अल्ट्रासोनिक का फ़ायदा और क्या है कि आप इसे प्लास्टिक भी वेल्ड कर सकते हो, प्लास्टिक या सिरेमिक अल्ट्रासोनिक से बहुत अच्छे से वेल्ड होता है। मेनली थिकनेस याद रखिए 3 mm पूछता है। इनिशियली हीटेड आर जनरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक आर्क, लेटर द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लैग, इलेक्ट्रोस्लैग की बात कर रहा है। और ज्वाइनिंग इन द हाई थिकनेस ऑब्जेक्ट इन शिप वेल्डिंग, मेनली शिप वेल्डिंग आएगा तो आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ही मारना है। फैब्रिकेशन ऑफ प्रेस फ्रेम्स, ये ध्यान रखिए। रोलिंग मिल स्टैंड्स, तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोस्लैग, और इलेक्ट्रोस्लैग हमेशा वर्टिकल पोजीशन में, और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इतना ध्यान रखिए। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में चलते हैं तो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग हो जाएगा। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में क्या होता है, इस तरीके से प्लेट रहेगी और ये कुछ थीटा एंगल से रहेगा, ये आपका नीचे टारगेट प्लेट रहेगा, तो नीचे यहाँ पर टारगेट प्लेट हो जाएगा और उसके ऊपर इसको बोलेंगे टारगेट प्लेट, ये हो जाएगा आपका फ्लेयर प्लेट और इसके ऊपर एक्सप्लोजिव रखा रहेगा, तो ये है एक्सप्लोजिव। ध्यान रखिए सीक्वेंस पूछता है, तो टारगेट प्लेट फिक्स्ड वन रहेगा, ये फिक्स रहेगा, और फ्लेयर प्लेट रहेगा, मूवेबल रहेगा। लोअर वेलोसिटी एक्सप्लोजिव मटेरियल इज प्लेस्ड अबव द फ्लेयर प्लेट, कहाँ रखेंगे एक्सप्लोजिव, फ्लेयर प्लेट के ऊपर। और देयर विल बी नो हीट इफेक्टेड जोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो हीट इफेक्टेड जोन, और ये इसका सीक्वेंस, ये याद रखिए। यूज्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड लो स्ट्रेंथ मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ एंड लो स्ट्रेंथ मटेरियल के यूज़ करेंगे। क्लैडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लैडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इतना ध्यान रखिए, क्लैडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे इसको। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, थिकनेस 3 mm अप टू 3 mm, ध्यान रखिए। फिर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, 20 to 60 हर्ट्ज, मेनली 20 हर्ट्ज एग्जाम में पूछता है। और हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रबिंग एक्शन, एक्यूरेसी इज गुड। फिर अल्ट्रासोनिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटो स्ट्रक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक ना, मैग्नेटो स्ट्रक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर हमको लो मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए इस तरीके से, टूल में रबिंग वगैरह कम हो, तो उसके लिए हम टूल चेंज कर देंगे। टूल हम क्या यूज़ करेंगे, फिर ग्रेफाइट या कि अल्मोनियम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बाकी किसी भी मेटल, किसी भी सिरेमिक का मशीनिंग हो सकता है, स्पेशली ग्लास का अल्ट्रासोनिक से, तो वो मशीनिंग में मैं जा रहा हूँ, बाकी वेल्डिंग का ध्यान रखिए, इस तरीके से होता है इसमें। फिर फ्रिक्शन वेल्डिंग, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग जो आरपीएम रहेगा तो 4000 to 6000 आरपीएम रहेगा, और ये एक्सी सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है, ठीक ना, सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा फ्रिक्शन वेल्डिंग। और
इसमें दो हम इस तरीके से दोनों को रोटेट करेंगे और दोनों को पास लाएंगे, यहाँ पर हीट जनरेट होने लगेगी तो प्रेस कर देंगे, दोनों साइड से प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पर वेल्डिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें ध्यान रखिए कि मोल्टन मेटल नहीं फॉर्म होता, मतलब इसको जो हम घुमाएंगे दोनों को पास रख के करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। फिर ड्रिल बिट को जोड़ने के लिए, जैसे ड्रिल बिट अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए हम फ्रिक्शन वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। सो हीट जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन अप टू द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब मेल्ट नहीं होगा उसमें, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक ही। फिर फोर्ज वेल्डिंग में एग्जैक्टली सिमिलर टू द ब्लैक स्मिथ ऑपरेशंस, वर्कपीस हीटेड टू द डिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड देन हैमर्ड टू गेट, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफ्यूजन वेल्डिंग बोथ हीट एंड प्रेशर सिमिल्टेनियसली अप्लाइड, तो हीट एंड प्रेशर दोनों अप्लाई करते हैं डिफ्यूजन वेल्डिंग में। एक्यूरेसी एंड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। और ग्रेन डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस टू मिनिमाइज द ऑक्साइड फॉर्मेशन, इनर्ट गैस आर द प्रोवाइडेड और वैक्यूम इज मेड यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ कंपोजिट के लिए रहता है। और फिर ज्वाइनिंग ऑफ द सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल्स लाइक मेटल टू सिरेमिक, तो मेटल टू सिरेमिक वगैरह को जोड़ने के लिए डिफ्यूजन वेल्डिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डिफ्यूजन वेल्डिंग का यूज़ हो गया। उसके बाद चलते हैं सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में देखिए ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है और ब्रेज वेल्डिंग है। तो ब्रेजिंग वेल्ड में फ्लक्स का यूज़ करते हैं बोरैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्लक्स का यूज़ करते हैं ZnCl2, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेम्परेचर ब्रेजिंग का 427 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वर्क पीस के टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम रहना चाहिए। फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे कॉपर जिंक का, पहले ही बात कर चुके हैं। लीक प्रूफ जॉइंट यहाँ पर हमको मिलता है। सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल का टेम्परेचर ये अराउंड 120 टू 360 तक याद रखिए, कुछ इस तरीके से, मतलब कम होता है, इससे काफ़ी कम रहेगा। ये तो 427 तक जा रहा है, ये अराउंड 230 240 तक ही रहता है। और लीड और टिन का हम यूज़ करते हैं यहाँ, लीड और टिन को यूज़ करते हैं सोल्डर के रूप में। फ्लक्स यूज़ होता है ZnCl2 या NH4Cl। और PCB कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात यहाँ पर कर रहा है PCB की, तो उसको फैब्रिकेट करने के लिए सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। फिर आता है ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग में क्या रहता है कि फिलर मटेरियल ब्रोंज का यूज़ करेंगे, कॉपर और टिन का ज्वाइनिंग। और यहाँ पर देखिए ब्रास था फिलर मटेरियल, यहाँ पर रहेगा ब्रॉन्ज। ब्रेज वेल्डिंग में ब्रॉन्ज रहेगा और ग्रेविटी फिलिंग यहाँ पर होती है। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में ध्यान रखिए कैपिलरी एक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी एक्शन से फिलिंग होगा ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में। ब्रेज वेल्डिंग में ग्रेविटी से होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग फोकस ओनली मैग्नेटिक लेंस, नो फ्लक्स, नो फिलर मटेरियल, वैक्यूम नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम इज नेसेसरी। फिर वेल्डिंग डिसिमिलर मेटल्स, सुपर एलॉयज, एयरक्राफ्ट। फिर मोर पेंट्रेशन कंपेयर्ड टू लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में क्या है, तो लेजर बीम वेल्डिंग इज फोकसिंग ऑप्टिकल लेंसेज के द्वारा, और माइक्रो वेल्डिंग हो सकती है। मल्टी लेयर्ड मटेरियल विद डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी ज्वाइंड, नो वैक्यूम इज नीडेड, इंपॉर्टेंट है वैक्यूम वाला पॉइंट। फिर वेल्ड डिसिमिलर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू वेल्ड। उसके बाद चलते हैं वेल्डेबिलिटी में। तो देखिए अगर आपका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो सारी हीट कंडक्ट कर देगा, तो इस वजह से वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी। अल्फा ज़्यादा है तो वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे अच्छी वेल्डेबिलिटी कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन में रहती है, तो लो कार्बन स्टील के लिए बहुत अच्छी वेल्डेबिलिटी रहती है, अराउंड 15% अगर कार्बन है तो बहुत अच्छी वेल्डेबिलिटी मिलेगी। ऑक्साइड ज़्यादा है तो वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं जो कि इस नोट्स में नहीं था लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखिए कि पूछता है कि वेल्ड मेटल क्रैक कब होगा और बेस मेटल क्रैक कब होगा। तो बेस मेटल क्रैक कब होगा, तो देखिए वेल्ड मेटल आपका क्रैक तब होगा जब हाई जॉइंट रिजिडिटी रहेगा, तो हाई जॉइंट रिजिडिटी। और बेस मेटल क्रैक कब होगा, तो बेस मेटल क्रैक तब होता है जब एक्सीजिव स्ट्रेस आएगा तो बेस मेटल आपका क्रैक हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन इम्बिटिलमेंट कब होता है, जब हाइड्रोजन आपके वेल्ड जब आप बना रहे हैं वहाँ पर हाइड्रोजन अगर ट्रैप हो जाएगा तो उससे हाइड्रोजन इम्बिटिलमेंट होता है। फिर जो ऑक्सीजन वगैरह इस तरीके से आपने वेल्ड किया लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे पोर बन जाते हैं क्योंकि जो गैसेस हैं गैसेस अंदर घुल जाती हैं और फिर वो स्केप होती हैं,
तो उसके लिए कैसे अंदर गैसेस पहुंचती हैं, तो उसके लिए हो जाता है डैम्प्ड इलेक्ट्रोड। डैम्प्ड इलेक्ट्रोड का हम यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर गैसेस इंट्रैपमेंट होती हैं। एमआरजी में हमने बात कर ली कि एमआरजी में मेटल जो ट्रांसफ़र होगा वो फाइन स्प्रे के फॉर्म में होगा, स्प्रे के फॉर्म में। फिर अगर आपका विल्ड स्पैटर हो रहा है तो विल्ड स्पैटर की वजह हो सकती है कि हाई स्पीड या कि लो स्पीड या कि हाई करंट। तो विल्ड स्पैटर कब होगा, विल्ड स्पैटर होगा या कि हाई स्पीड रहेगा, स्पीड आप रखते हो लो या कि करंट रखते हो हाई, इस केस में आपको विल्ड स्पैटर देखने को मिलता है। फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में टेम्परेचर वगैरह पूछता है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में टेम्परेचर की हम बात कर चुके हैं, अराउंड 7000। मेन इसमें ध्यान रखिए कि जो वोल्टेज रहेगा, तो वोल्टेज अराउंड 0.5 से 10 वोल्टेज से ज़्यादा का आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज नहीं रखते हो। यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ज़्यादा क्या रहता है, करंट रहता है, अराउंड 10,000 के आसपास मान के चलिए। फिर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में बेयर इलेक्ट्रोड रहता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में बेयर इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं और ग्रेनुलर फ्लक्स यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोड बेयर इलेक्ट्रोड रहेगा, मतलब किसी भी तरीके की कोटिंग वगैरह नहीं रहेगी इलेक्ट्रोड में। तो इतना चीज़ ध्यान रखिए सबमर्ज्ड इलेक्ट्रोड से। और फिर मैक्सिमम टाइम पे हम यूज़ करते हैं न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करते हैं, मतलब 1:1 का। सिंबल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो सिंबल्स को एक बार देख लेते हैं। अगर आपका सिंगल फिलेट वेल्ड है, तो सिंगल फिलेट वेल्ड में जो इस तरीके से हम सिंबल का यूज़ करेंगे। और बट वेल्ड अगर आपको हो जाएगा तो स्क्वायर बट वेल्ड में हम किस तरीके का सिंबल यूज़ करेंगे, कुछ ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। फिर सीम वेल्ड में, तो सीम वेल्ड में इस तरीके का सिंबल यूज़ होगा। और उसके बाद आता है स्पॉट वेल्ड, तो स्पॉट वेल्ड में किस तरीके का सिंबल यूज़ होगा, कुछ इस तरीके का। तो ये कुछ सिंबल देखिए। आर्क वेल्डिंग में रॉड मेल्ट फर्स्ट देन कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक ना, सॉरी कोटेड मटेरियल। तो पहले इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा, रोड मेल्ट होगा, फिर उसके बाद कोटेड मटेरियल, किसमें, आर्क वेल्डिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ग्रे कास्ट आयरन वगैरह के लिए आर्क वेल्डिंग का यूज़ होगा, गैस वेल्डिंग का यूज़ होगा ग्रे कास्ट आयरन के लिए, जो कि न्यूट्रल फ्लेम रहेगा, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। और क्रैकिंग वगैरह हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट होता है हाइड्रोजन के द्वारा, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। सो ओवरऑल लगभग कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच।